वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 30 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। तो अप टू 10 हम लोगों ने कर लिया है। तो क्वेश्चन 11 में कहा जा रहा है ए चार्ज Q is distributed uniformly within a material of hollow sphere of inner and outer radii r1 and r2. Find the electric field at a point P, a distance x away from the center for x is greater than r1 and less than r2. Draw a rough graph showing the electrical field as a function of x for x greater than 0 and less than 2r2। सो इस पिक्चर में इस प्रॉब्लम में हमें एक पिक्चर दिया जा रहा है। वहाँ पर हमारे पास एक होलो स्फीयर है। सो जो होलो स्फीयर है उसका एक आउटर रेडियस जो है वो r2 है और इनर रेडियस r1 है। तो सपोज ये हमारा कोई होलो स्फीयर है, तो हमने इस तरह से अपना जो है वो एक होलो स्फीयर ड्रॉ कर लिया। सो जो हमारा इनर रेडियस है वो r1 है, तो दिस हमारा इनर रेडियस r1 है। अब देखिए जो आउटर रेडियस हमें बताया जा रहा है वो हमारा है r2। तो ये आउटर रेडियस हमारा r2 है। तो हमें इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए पॉइंट x जो है वो पूछा जा रहा है। और पहले सिचुएशन में हमें कहा जा रहा है x जो है वो r1 और r2 के बीच में है, और ये पहला पार्ट है। और दूसरे पार्ट में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सो दूसरे पार्ट को हम थोड़ी इंस्टेंट बाद देखते हैं। तो सपोज ये जो हमारा x पॉइंट है वो सपोज कहीं इन बिटवीन यहाँ है। तो उसके लिए अगर हम लोग अगेन एक स्फीयर अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार जो है वो हमारा स्फीयर बन जाएगा, जहाँ से हमने क्या करना है x डिस्टेंस का एक रेडियस सपोज करना है। तो सपोज ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है वो x इसका रेडियस है। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमें जो होलो स्फीयर के ऊपर चार्ज दिया गया है दैट इज q। सो ये हमारा चार्ज है। अब देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा इस होलो स्फीयर का वो क्या होगा। सो 4/3 पाई, और यहाँ पर जो है वो r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब होगा, क्योंकि चार्ज जो है वो इस होलो पार्ट में तो रहेगा नहीं। जो भी चार्ज होगा वो इस इनर और आउटर रेडियस के इन बिटवीन होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे r2 क्यूब माइनस ऑफ r1 क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तो इस इंस्टेंट अगर हम लोग चार्ज डेंसिटी देखेंगे सो q अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो वो इक्वल हो जाएगा q अपॉन 4/3। सो 4 इधर रखें और 3 इधर चला जाएगा। तो पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। ये इस तरह से हमें चार्ज डेंसिटी का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंस्टेंट अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें कि जब वो x डिस्टेंस की दूरी पर है, तो वहाँ पर जब ये हमारा जो लोकेशन है मीन्स x, तो यहाँ पर अगर हम लोग गॉस लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढने का ट्राई करेंगे तो वो किस प्रकार रहेगा। तो E इंटू एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर यहाँ पर क्या होगा 4 पाई, और यहाँ का जो हमारा रेडियस होगा वो रेडियस हमने क्या लिया है सो x लिया है। तो हम क्या कहेंगे इसको 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा। तो चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो अभी देखिए हम लोग को यहाँ पर चार्ज इनक्लोज का वैल्यू ढूंढना होगा। सो चार्ज इनक्लोज को ढूंढने के लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी लेंगे, चार्ज डेंसिटी। सो ये चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होगा चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अभी देखिए ये चार्ज इनक्लोज हमें ढूंढना है, और इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। तो 4/3। सो 3 को हमने यहीं पर ले लिया पाई, और यहाँ पर जो r2 बनेगा वो x का क्यूब रहेगा, और r1 जो है वो हमारा r1 का ही क्यूब रहेगा। सो इस तरह ये हमारा जो है
सो चार्ज इनक्लोज का वैल्यू अगर अब हम लोग ढूंढने का ट्राई करेंगे तो चार्ज इनक्लोज किसके इक्वल हो जाएगा, तो रो इंटू 4πx³ माइनस R1³ डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है हमारा चार्ज इनक्लोज का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुका है। तो जब हमें चार्ज इनक्लोज का वैल्यू मिल जाएगा तो हम सपोज ये हमारा इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 है, तो इस 2 को अगर 1 में पुट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वैल्यू आएगा E इंटू 4π, और ये था हमारा x²। सो यहाँ पर लिखेंगे 4πx² इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। सो चार्ज इनक्लोज हमारा क्या है, रो 4π और ये हमारा है x³ माइनस R1³ डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल हो रहा है। तो ये जो है इस इंस्टेंट हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो रो है इस चीज़ को हमें Q के टर्म्स में यहाँ पर से लिख सकते हैं। सो रो का वैल्यू 3Q अपॉन ये वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सो रो की जगह देखिए हम लोग लिखेंगे 3Q बाय 4π, और यहाँ पर जो टर्म है वो डिवाइडेड बाय R2³, तो R2³ माइनस ऑफ R1³। तो ये हमारा जो है वो रो का वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास है 4π, नेक्स्ट है x³ माइनस R1³ और डिवाइडेड बाय हमारा 3 है। सो यहाँ से देखेंगे तो ये 3 कैंसिल होगा, ये 4π भी कैंसिल होगा। तो जो E का वैल्यू हम लोगों ने अगर ढूंढना है तो वो होगा Q इंटू x³ माइनस R1³, और ये टर्म डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा 4π इंटू x² को जब इधर लाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, तो R2³ माइनस ऑफ R1³। तो इस तरह जो है वो हम लोगों ने ई इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो उस x पॉइंट पर कितना होगा ये हम लोगों ने ढूंढ लिया है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से रख लेते हैं, जो ई इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हमें फाइंड आउट हो चुका है एट x पोजीशन पर। सो इसको हम लोग एक बार मैच करेंगे। सो यस, करेक्ट है हमारा आंसर। सो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों से कहा जा रहा है एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और वो क्या है, तो E वर्सेस X का ग्राफ है। तो देखिए E वर्सेस X का जो ग्राफ है, सपोज हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। सो इस डायरेक्शन में हमारा अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड हो और इस डायरेक्शन में अगर हमारा x एक्सिस हो, तो अगर हम लोग इसका ग्राफ चेक करेंगे E वर्सेस X का, तो देखिए यहाँ पर हमें कहा जा रहा है जो ग्राफ लेना है वो x की वैल्यू 0 से बड़ा और 2R2 से छोटा, यहाँ तक की ग्राफ हमें ड्रॉ करनी है। तो देखिए हमने पहला एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ कहीं हमारा R1 है, ये 0 होगा, और ये कोई लोकेशन हमारा R2 है, और इसके बाद हमारा R2 से ग्रेटर का वैल्यू होगा। तो देखिए जब हमारा R1 है, जब हमने डिस्टेंस को R1 लिया है तो अपने डायग्राम में देखेंगे तो उस R1 अप टू R1 कोई चार्ज इनक्लोज है ही नहीं, क्योंकि ये होलो स्फीयर है। तो यहाँ तक का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो तो हमें 0 रहेगा। तो देखिए यहाँ तक का इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम लोग 0 रखेंगे। सो यहाँ तक इस तरह हमारा ग्राफ रहेगा। नेक्स्ट इंस्टेंट जब हम इसको R1 से बड़ा करें और R2 से छोटा, यहाँ तक का डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए x को हमने वेरी करना है। सो x को सपोज यहाँ पर जब हम वेरी करेंगे तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं क्या, सपोज जब इस पॉइंट पर हमारा x वेरी हो रहा है तो इसको सपोज जस्ट हम R1 के बाद देखने का ट्राई कर रहे हैं। सो ये क्या होगा R1 प्लस, और यहाँ पर भी इसको हमने अगर कंसीडर किया कि ये हमारा R1 प्लस है, तब देखिए ये R2 माइनस R1 का क्यूब, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट और ये भी एक कांस्टेंट टर्म ही है। अब यहाँ पर देखिए ये जो R1 प्लस है वो क्यूब के रेट में वेरी हो रहा है, और ये R1 प्लस स्क्वायर के रेट में वेरी हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहें कि स्क्वायर से यहाँ पर जो 2 पावर कैंसिल होगा तो यहाँ पर जस्ट x बचेगा, मीन्स ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ई जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा x का। सो यहाँ पर ये लीनियरली वेरी करेगा, तो हमारा ग्राफ अप टू R1 कुछ इस तरह से आएगा।
मीन्स एक्स के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, इट विल बी 4। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जब हमारा x का वैल्यू r1 से बड़ा और r2 से छोटा होगा तो e जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है x का। तो ये पार्ट हम लोगों ने देख लिया। अब इसी तरह अगर हम लोग कंसीडर करेंगे R2 के बाद का सिचुएशन को, तो सपोज हम लोग ये चीज़ तो अभी यहाँ पर सीख चुके हैं तो इसको हम लोग हटा लेते हैं। अभी देखिए इसके बाद ठीक हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अगर यहाँ पर देखें तो सपोज ये जो है वो हमारा R2 प्लस हो जाए और ये इंस्टेंट भी जब R2 प्लस होगा, देखिए अगर ये कांस्टेंट नंबर ये भी ये सारा कांस्टेंट है, ये हमारा जो है वो यहाँ पर था हमारा क्यूब, सॉरी ये क्यूब भी इरेज हो चुका है, तो यहाँ पर हमें क्यूब रखना होगा। तो अभी देखिए अगेन हमें ये क्या मिलेगा कि ये जो R2 का क्यूब हो रहा है यहाँ पर, वो R2 का क्यूब और यहाँ पर R2 माइनस R1 का क्यूब, ये नंबर सारे कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पर हमें R2 प्लस रखना है और यहाँ पर भी हमें R2 प्लस रख करके चेक करना है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पर R2 रख रहे हैं तो ये देखिए R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब और ये भी R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। उस इंस्टेंट ये ओनली R2 स्क्वायर का जो है, यहाँ पर हम लोग अगर ये कहें कि जब ये ग्रेटर देन R2 हो रहा है और हम लोगों ने अप टू R2 तक ही देखना है, सो यहाँ तक अगर देखने का ट्राई करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कैंसिल होगा, ये जस्ट R2 स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट, ये थोड़ा सा ड्राइंग में हम इसे कंसीडर करें तो इस तरह जो है वो हमारा E वर्सेस X का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th में हम लोगों से कहा जा रहा है ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए अनचार्ज होलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस R1। उसके बाद ए पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। फिर दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है इफ चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर, if the charge if a charge Q is put on the surface, what would be the surface charge density on the inner and outer surfaces। तो हमें बी पार्ट में एक Q चार्ज को कहा जा रहा है कि जब हम देंगे तो उस पर उसकी वजह से जो है चार्ज डेंसिटी क्या होगा, और फर्स्ट पार्ट में भी हमें चार्ज डेंसिटी ही ढूंढना है। सो इस प्रॉब्लम में हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक होलो मेटालिक स्फीयर है। सो सबसे पहले हम लोग एक होलो मेटालिक स्फीयर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज ये हमारा कोई होलो मेटालिक स्फीयर है, हमने इस प्रकार एक होलो मेटालिक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। अब हमें इसमें से कहा जा रहा है कि जो इसका रेडियस है वो a हमें दिया जा रहा है। सो हम लोगों ने इसका रेडियस a लेना है और इस पर जो चार्ज है पहले सो Q चार्ज है। तो देखिए और कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ ए Q चार्ज वो अनचार्ज था पहले, उस पर हम लोगों ने Q चार्ज रखा। तो जैसे ही हम लोग Q चार्ज रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन इसके इनर सरफेस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज असेंबल करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वो Q माइनस चार्ज जो है वो असेंबल हो जाएगा, Q माइनस चार्ज इसके इनर सरफेस पर जो है वो असेंबल हो जाएगा। ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं। उसके और इसके जो आउटर फेस है यहाँ पर माइनस ऑफ Q चार्ज असेंबल हुआ और इसका जो आउटर फेस होगा वहाँ पर क्या होगा, तो सेम अमाउंट ऑफ प्लस Q चार्ज जो है वो असेंबल हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी ढूंढना होगा वो क्या होगा, इनर सरफेस पर माइनस ऑफ Q अपॉन 4 पाई और ये a स्क्वायर हम लोगों का रहेगा।
जो आउटर सरफेस होगा उसके लिए क्या होगा, तो Q/4 इंटू ए स्क्वायर, वहां पर Q चार्ज सिंबल है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कहा जा रहा है कि एक अनचार्ज्ड होलो मेटालिक स्फीयर पर फिर अगर इफ ए Q चार्ज इज पुट ऑन दी सरफेस, what would be the surface charge density on the inner and outer surfaces। सो यहाँ पर जब हमने अगेन क्या करना है कि यहाँ पर एक +Q चार्ज रखना है, तो इस चार्ज की वजह से अब जो इनर और आउटर सरफेस पर जो है वो चार्ज डेंसिटी अगर हमने ढूंढना होगा तो वो क्या होगा, इनर वाले के लिए अगेन सेम रहेगा 4πa², और आउटर वाले पर क्या हो रहा है, तो Q+Q अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, सो 4π इंटू a²। तो इस तरह हमारा जो है वो बी पार्ट कंप्लीट होगा। अब देखिए सी पार्ट में हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इन सिचुएशन ए एंड बी। सो यहाँ पर हमें एक x पोजीशन कंसीडर करना है। सपोज हमने यहाँ पर कोई x लिया, तो वहाँ पर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढना है। सो अगर इस इंस्टेंट हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढना होगा तो यहाँ पर जो हमारा ई वेक्टर बनेगा, सपोज उसको हमने ई कहा, और एरिया वेक्टर जो बनेगा वो 4π इंटू x² रहेगा हमारा, ये इक्वल हो जाएगा Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो अभी देखिए ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो ई इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो बनेगा Q इनक्लोज। तो Q इनक्लोज यहाँ पर क्या है, ओनली Q है, वो कैपिटल Q, तो वो हम लोगों ने रखेंगे। और यहाँ से 4π x² जब इधर आएगा, सो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उस x लोकेशन पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ये हम लोगों ने फाइंड हो जाएगा। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में हम लोगों से कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग very rough model of a beryllium atom. The nucleus has 4 proton and 4 neutron confined to a small volume of radius 10 to the power minus of 15. The two 1s electron make a spherical charge cloud at an average distance of this from the nucleus, whereas 2s electron makes another spherical cloud at a average distance of this value from the nucleus. Find the electric field at a पार्ट में है a पॉइंट जस्ट इनसाइड 1s क्लॉड और दूसरा है जस्ट इनसाइड 2s क्लॉड। तो देखिए यहाँ पर जो हो रहा है, जो जब फर्स्ट 1s क्लॉड के इनसाइड जो हम लोग 1s क्लॉड के इनसाइड जब हम लोग चार्ज कंसीडर करेंगे, सपोज ये हमारा 1s सेल रहेगा और ये हमारा जब 2s सेल रहेगा, तो इसके इनसाइड जब हम लोग रहेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सो सपोज यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया, यहाँ भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया, इस तरह से। तो अभी देखिए हमें कहा जा रहा है इसके इनसाइड, तो इसके इनसाइड हमारे पास क्या चार्ज रहेगा, तो पहला वाला में तो 4 प्रोटॉन ही रहेगा और तो कुछ रहेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर जब 4 प्रोटॉन रहेगा तो इसकी वजह से चार्ज बनेगा वो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम के रहेगा। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो क्या होगा, ई वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा 4π इंटू r। तो यहाँ पर जो हमारा रेडियस है वो क्या है, तो फर्स्ट इंस्टेंट का जो रेडियस हमें दिया जा रहा है दैट इज 1.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 11 मीटर दिया जा रहा है। तो हमें इसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। ये हमारा 4πr² का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्टेंट ये किसके इक्वल होगा, तो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर चार्ज इनक्लोज का वैल्यू यही रहेगा हमारा, तो हम लोग ने इसको लिख लेना होगा। सो 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19। अब इसको हम लोगों ने डिवाइड करना होगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12। तो अभी हम लोग अगर कंसीडर करेंगे तो कुछ टर्म कैंसिलेशन हो जाएगा। सो हम जस्ट 4 टर्म को कैंसिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19। और यहाँ पर ये वैल्यू जब हमने
लिखना होगा तो ये क्या होगा 3.14 इंटू उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1.69 इंटू 10⁻⁻22 और ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो 8.854 और यहाँ पर है हमारा 10⁻⁻12। सो इसको जब हम लोग इवेल्युएट करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर तो ये हमारा वैल्यू आएगा 3.4 इंटू 10⁻13 न्यूटन पर कूलम। सो ये जो वैल्यू है ये हमारा 3 है, तो इसको हम लोगों ने अच्छे से लिखना होगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो हमें एक लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया जा रहा है और उससे 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो देखिए ये सपोज हमारे पास कोई लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो इस प्रकार से कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा और इससे 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर हमारे पास क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ये हम लोगों ने फाइंड करना होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सो ये हमारा हो जाएगा E इंटू एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर क्या होता है तो 2πr इंटू 2πr ये डिस्टेंस और ये L सिलेंडर वाले पार्ट से, सो ये R हमारा डिस्टेंस ये रहेगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा तो चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा तो चार्ज इनक्लोज, तो चार्ज इनक्लोज हमने यहाँ पर लिखना होगा और ये 2πrl इंटू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो Q इनक्लोज बाय L है यही तो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लेमडा अपॉन 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव भी कर रखा है। सो यहाँ पर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो दिया जा रहा है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी है हमारा कितना तो 2 पॉइंट, सो 2 पॉइंट, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारा जो है वो है 2 इंटू 10⁻⁻16। सो इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 सॉरी। सो ये हमारा 6 बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो 2 इंटू 3.14 ये पाई का वैल्यू और R जो है हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है। सो 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू जो एप्सिलॉन नॉट है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 के इक्वल हो जाएगा। सो E हमारा इस तरह रहेगा। तो यहाँ से 2 और 2 हम लोगों ने कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -12 है। सो ये हो जाएगा -14 और ऊपर में है 6। सो यहाँ पर ये सारे टर्म को अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10⁸। तो इस तरह अगर हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये हमारा आएगा 8.99 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम के, और इसको हम लोग अप्रॉक्स लिख सकते हैं क्या तो 9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सो इस तरह ये हमारा जो है वो 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हमें एक